हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एंड मैं करंटली एक डिप्लोमा कोर्स कर रहा हूँ न्यूरोथेरेपी में। एंड ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है एंड इसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अगर कोई पर्सन उनकी बुक का जो कंटेंट है गो थ्रू करेगा तो आई एम श्योर उसका ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं उसी बुक के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करूंगा इस वीडियो के थ्रू। एंड जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो टॉपिक को हम देख लेते हैं पहले एंड इसमें वन ऑफ द टॉपिक है रूल्स फॉर हेल्दी लिविंग। ठीक है, रूल्स फॉर हेल्दी लिविंग एंड ईटिंग एंड फूड हैबिट्स। तो इसमें सिर्फ हम ये देखेंगे कि कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य जो है वो मेंटेन रहे। तो सबसे पहला पॉइंट है सिटिंग पोजीशन। Adopt cross-leg position whenever you are eating so that blood goes more to the digestive area. If one sit on the chair, legs are hanging, hence the blood flow is downward due to gravity. Digestive area will not get enough blood leading to indigestion. तो ये जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है जब कभी भी आप खाना खाओ आपको सिटिंग पोजीशन में खाना चाहिए, हमेशा क्रॉस लेग पोजीशन में, मतलब चौकड़ी मार के आपको बैठना चाहिए। इसका रीजन ये है कि क्योंकि जब भी आप खाना खाते हो सारा ब्लड आपके डाइजेस्टिव एरिया की तरफ चला जाता है ताकि खाने को डाइजेस्ट कर लिया जाए। लेकिन जब हम चेयर पे बैठते हैं तो हमारे जो लेग्स हैं वो हैंग कर रहे होते हैं एंड ग्रेविटी के वजह से जो सारा ब्लड है वो नीचे की तरफ आ जाता है। इसी वजह से हमारे जो डाइजेस्टिव एरिया है उसको प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता एंड दिस कैन लीड टू इनडाइजेशन, मतलब खाना प्रॉपरली नहीं पचेगा। इस वजह से कहा जाता है आपको बैठकर एक सिटिंग पोजीशन में चौकड़ी मार के बैठ के खाना खाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है वन शुड नॉट डू वॉकिंग और अदर फिजिकल वर्क आफ्टर फूड फॉर एटलीस्ट 20 मिनट एज एनी फिजिकल एक्टिविटी आफ्टर फूड आवर हार्ट हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू पंप द ब्लड टू दैट एरिया। तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपने खाना खा लिया है तो उसके अगले 20 मिनट तक आपको रेस्ट लेना चाहिए, कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करना चाहिए। रीजन इसका ये है क्योंकि जैसे मैंने कहा हम खाना खाते हैं सारा ब्लड जो है डाइजेस्टिव एरिया की तरफ चले जाता है ताकि उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट किया जा सके। लेकिन अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल वर्क करते हो तो हार्ट को उस एरिया की तरफ भी ब्लड पंप करना पड़ता है, मतलब हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस वजह से खाने के डायरेक्ट बाद आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करें। नोट कुछ करने जैसी चीजें हैं। दोज विद एनी हार्ट डिजीज और ब्रीदिंग डिफिकल्टी शुड टेक एक्स्ट्रा केयर। किसी को अगर हार्ट डिजीज है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो उनको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। अगर आप खाना खाने के बाद ही फिजिकल वर्क कर रहे हो आपके हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड को पंप करने के लिए। वैसे ही हार्ट की डिजीज है, हार्ट पे और लोड पड़ेगा। तो जिसको हार्ट डिजीज है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी है उसको खास तौर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है आफ्टर फूड डूइंग वज्रासन इज गुड एज इट हेल्प इन डाइजेशन। आप ये इमेज देख सकते हो, ये है वज्रासन। योगा में इट्स लाइक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आसन। वज्रासन, इसको हम थंडर बोल्ट पोज भी कहते हैं। एंड खाना खाने के 5 से 10 मिनट अगर आप के बाद अगर आप इस आसन को करते हो तो बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि ये आपके डाइजेशन को काफी इम्प्रूव करेगा। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे है हैंड वॉश। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब कभी भी आप खाना खाने वाले हो उससे पहले आप अच्छे से हाथ धोएं ताकि आपके जो हाथ में बैक्टीरिया है वो सारा निकल जाए। एंड नोट करने वाली एक बात यह है, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, जब भी खाना खाने बैठते थे तो प्लेट के अराउंड पानी से वो एक बाउंड्री खींच देते थे। ठीक है, ऐसे पानी डाल देते थे बट वो एज अ रिचुअल के फॉर्म में करते थे। इसका रीजन ये था कि खाना खाते समय कोई भी क्रिएचर, कोई भी इंसेक्ट प्लेट में ना चले जाए। तो पानी की बाउंड्री बनाने से फायदा ये होता था कोई भी कीड़ा प्लेट में नहीं जाता था। ठीक है, बट पहले जमाने में रिचुअल के फॉर्म में होता था, अब तो शायद लोग फॉलो भी नहीं करते थे, बट वन ऑफ द गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट था हैंड वॉश का। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, वाटर ड्यूरिंग द फूड। ठीक है, मतलब खाना खाते समय हमें पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। After and before food, one should not take water for at least half an hour, but one should keep water nearby. If food gets stuck in the throat,
और ड्यूरिंग द ड्राई थ्रोट देन वन शुड टेक सिप्स ऑफ वाटर। मतलब अगर आपने एक गिलास पानी पी लिया है तो उसके आधे घंटे बाद ही आप खाना खाओ, या फिर अगर आपने खाना खा लिया है तो उसके आधे घंटे बाद ही आप पानी पियो। मतलब पानी पीने और खाना खाने इसके बीच में कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, बट अगर आप जब भी खाना खा रहे हो, खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है, तो गैप मेंटेन करना है आधे आधे घंटे का। अब रीजन क्या है कि हम खाना खा रहे हैं, हमें पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्टमक है उसमें एक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, अगर किसी भी एसिड की पावर को आपको कम करना है तो उसमें आप पानी मिला दो तो वो एसिड डाइल्यूट हो जाता है, जिस वजह से उस एसिड की पावर कम हो जाती है। तो हमारे बॉडी में भी एसिड है, तो जब हम पानी पीते हैं तो वो पानी हमारे पेट में जाता है और एसिड में पानी मिल रहा है तो एसिड डाइल्यूट हो रहा है और पावर उसकी कम हो जाएगी। पावर कम होने से जो भी खाना है वो प्रॉपरली पच नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है जब भी आप खाना खाओ तो आपको पानी नहीं पीना चाहिए। बट इमरजेंसी के लिए आप एक गिलास पानी साथ में रखें, क्योंकि अगर आपकी गले में कुछ अटक जाए या फिर आपको आपको गला सूख रहा हो, तब आप थोड़ा थोड़ा 2 घूंट पानी पी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वन कैन टेक वाटर आफ्टर हाफ एन आवर एंड देन शुड टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर एवरी 1.5 आवर फॉर एटलीस्ट 10 to 12 ग्लास इन अ डे। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने खाना खा लिया है तो उसके आधे घंटे बाद ही आपको पानी पीना है, एंड देन हर 1.5 घंटे बाद आप 1 ग्लास पानी पी सकते हो। ठीक है, तो ऐसा आपको 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। अब इसका रीजन क्या है, बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट है, इट फुलफिल्स द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इन अ डे। मतलब हमारे एक कोई भी एडल्ट है, उसको पूरे दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो अगर आपने खाना खा लिया है, उसके आधे घंटे बाद आप 1 ग्लास पानी पिए, एंड हर 1.5 घंटे बाद अगर आप एक एक ग्लास पानी पियोगे, तो और 10 से 12 ग्लास आप पी रहे हो तो 2 से 2.5 लीटर ही हो जाएगा। तो आपकी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है पानी की, वो पूरी हो जाएगी पूरे दिन में। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन प्रॉपर फ्लो ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर आप पानी भी पीते हो बाद में तो जो भी फूड है वो प्रॉपरली फ्लो कर पाएगा पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जो भी चैनल्स हैं वहां प्रॉपरली फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें हम उन पार्ट्स के बारे में समझेंगे जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला है माउथ, फिर है ईसोफेगस या फिर फूड पाइप, फिर आता है स्टमक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनल रीजन। तो ये पार्ट्स हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो मतलब डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से एंड एंड होता है आपका एनल रीजन पे। ठीक है, अब हम इन सारे टॉपिक्स को और डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका लिप्स। तो जो लिप्स है वो मेन पार्ट नहीं है डाइजेशन का, बट हम फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। तो लिप्स का रोल क्या है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिप्स इज होल्डिंग ऑफ द फूड। खाने को पकड़ने में ये हेल्प करता है। दे हैव सेल्स which detect hot and cold. These cells act as a receptor to temperature and texture of food. तो जो लिप्स होते हैं उनके अंदर सेल्स होते हैं, वो सेल्स क्या करते हैं, गर्मी को और जो ठंडी चीज है उसका पता लगाते हैं। तो लिप्स पे सेल्स जो होते हैं वो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और ये पता लगाते हैं कि खाना गर्म है या ठंडा है, एंड उसका फूड का टेक्सचर क्या है। तो ये रोल है लिप्स का। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है, इफ आइस और कोल्ड टचेस द अपर लिप्स इट कैन लीड टू अपसेट और ड्राई थ्रोट। ठीक है, अगर जो आपका लिप्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, जैसे उन पे कोई ठंडी चीज लगती है जैसे कि आइसक्रीम, तो आपका गला खराब हो सकता है या फिर आपको कोल्ड हो सकता है। ठीक है, क्रैक्ड लिप्स, अगर आपको क्रैक्ड लिप्स के इश्यू आ रहे हैं, वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि आप में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो। अगर आप में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है तो एज अ साइन क्रैक्ड लिप्स आपके आ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो है टीथ। टीथ का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि खाने की जो सबसे पहला ब्रेकडाउन होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो थोड़े बहुत पॉइंट्स है जो हम टीथ में पढ़ लेते हैं। अर्ली सबसे पहला पॉइंट ये है,
पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, दातुन का यूज करते थे या फिर फिंगर का यूज करते थे अपने टीथ को क्लीन करने के लिए। उससे फायदा ये होता था कि जो आपके टीथ है और जो गम्स हैं उनको एक प्रॉपर मसाज मिल जाता था, जिससे जितनी आसपास की जो मसल्स थी वो स्ट्रांग हो जाती थी। एंड जो विजडम टूथ होता है, जब टाइम पीरियड आता है विजडम टूथ का या अक्कल दाढ़ का, उस समय उस पेन को झेलने का, उसको टॉलरेट करने की भी पावर मिल जाती थी क्योंकि मसल स्ट्रांग होती थी। सेकेंड पॉइंट है, अगर दातुन नहीं है तो आप मंजन पाउडर का भी यूज कर सकते हो। एंड बेस्ट होता है कि आप मिडल फिंगर का यूज करो मसाज करने के लिए अपने टीथ और गम्स को, क्योंकि शास्त्र के अकॉर्डिंग जो आपकी मिडल फिंगर है और जो आपका गम्स है उसके बीच में एक रिलेशन है पृथ्वी तत्व को रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं योगा में देखूं तो योगा में अपने जो बॉडी है उसको क्लीन करने के लिए हमारे पास है षट क्रिया। उसमें वन ऑफ द क्रिया है मूल शोधना, जिसमें हम एनल एरिया को क्लीन करते हैं यूजिंग आवर मिडिल फिंगर। तो इससे ये पता लगता है हमारी जो मिडिल फिंगर है और जो बॉडी है उसके बीच में कोई कनेक्शन है, मतलब मिडिल फिंगर का ही यूज किया जाता है किसी भी क्लींजिंग प्रोसेस में। ठीक है, इसलिए अगर आप अपने मिडिल फिंगर का आप यूज करोगे अपने गम्स को क्लीन करने के लिए, एनी कोई भी मंजन पाउडर यूज करके, तो आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मिडिल फिंगर में और गम्स में पृथ्वी तत्व को लेके एक रिलेशन है। थर्ड पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, नीम इज गुड फॉर टीथ, टर्मरिक इज एक्टिंग एज इंसेक्टिसाइड। तो आपको अगर अपने दांत को ताकतवर बनाना है तो यूज करें आप नीम, और अगर आपके दांत में कीड़े पड़ गए हैं या कीड़े हैं कुछ भी है तो टर्मरिक एक्ट एज अ इंसेक्टिसाइड, मतलब कीटनाशक की तरह काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा नीम पाउडर, त्रिफला चूर्ण, हल्दी पाउडर इज इन इक्वल क्वांटिटी एंड यूज इट टू मसाज द टीथ एंड गम्स, इट विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ टू। अगर आप नीम पाउडर, त्रिफला चूर्ण, हल्दी पाउडर इनका एक मेल बनाएं इक्वल क्वांटिटी में और यूज करें अपने टीथ और गम्स को मसाज करने के लिए, तो आपके टीथ को ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा। If teeth is getting loose, then you can add alum powder in the above given powder and use for 4 to 5 times. Then it will cure. कुछ लोगों में क्या होता है, दांत के हिलने की शिकायत होती है, तो जो हमने अभी पाउडर देखा था नीम पाउडर, त्रिफला चूर्ण और हल्दी पाउडर, इसी के मिक्सचर में अगर आप एलम पाउडर मतलब फिटकरी का पाउडर भी मिला दें और 4 से 5 बार करें मसाज अपने टीथ की, तो जो दांतों का हिलना है वो बंद हो जाएगा। इसी वजह से अगर आप नाई की दुकान पे जाओ, बार्बर शॉप पे जाओ, आफ्टर शेविंग फिटकरी का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर बाई चांस कोई कट आ गया है गाल पे तो वो जो गैप है वो फिटकरी उसको फिल कर देती है। तो वैसे ही दांत में अगर गैप्स आ रहे हैं तो फिटकरी का जो पाउडर है उनको वो भर देगा। ठीक है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं 4 to 5 टाइम्स। एंड अगर आप हर दिन 2 बार यूज करोगे, लाइक मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो आपके लाइक दांतों के लिए काफी अच्छा रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो है टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर। तो बेसिकली जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो दो है, एक है मिल्क टीथ, एक है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं और ये बच्चों में होते हैं। ठीक है, और ये अगर ये एक बार टूट जाते हैं उसके बाद दूसरे टीथ आते हैं जिसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो मिल्क टीथ आपको बच्चों में मिलेंगे और ये 20 होते हैं। फिर आते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ आपको एडल्ट्स में मिलेंगे एंड अगर ये एक बार गिर जाएं तो ये दोबारा नहीं आते। ठीक है, और ये 32 होते हैं नंबर में। अब हम इनकी बहुत सारी और क्लासिफिकेशन जो है टीथ की वो देख लेते हैं। तो आपके लाइक जो जॉ है या जो माउथ है उसमें 4 टाइप के टीथ होते हैं। सबसे पहला है इंसाइजर। इंसाइजर वर्ड आया है सिजर से। सिजर का काम होता है कट करना। तो जो इंसाइजर है उसका भी मेन फंक्शन है खाने को कट करना। सेकंड है केनाइन। ठीक है, केनाइन का मेन फंक्शन होता है होल्ड करना। फिर आता है हमारा प्रीमोलार एंड उसके बाद आता है मोलार। ठीक है, तो प्रीमोलार और मोलार का दोनों का एक ही फंक्शन है जो है ग्राइंड करना, मतलब पीसना। तो 4 टाइप के टीथ हैं, ये आपको इमेज दिख जाएगी। तो सबसे पहला आता है इंसाइजर, इसका काम होता है कट करना। फिर आता है आपका केनाइन, इसका काम है होल्ड करना।
फिर प्रीमोलार और मोलार आते हैं, ये पीछे की तरफ होते हैं, इनका काम है ग्राइंड करना या फिर पीसना। अब हम ये देख लेते हैं कि ह्यूमंस के अंदर ये सारे दांत किस रेशो में होते हैं। तो रेशो ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, तो सबसे पहले चिल्ड्रंस की बात कर लेते हैं, बच्चों की बात कर लेते हैं। अगर हम अपर जॉ की बात करें, सिर्फ ऊपर वाले जबड़े की बात करें, तो रेशो है 2:1:2। ठीक है, मतलब राइट साइड में 2:1:2, लेफ्ट साइड में भी 2:1:2, मतलब ऊपर वाले जॉ में राइट साइड में 2:1:2, लेफ्ट साइड में भी 2:1:2। तो एंसाइजर होते हैं दो, केनाइन होता है एक, मोलार होते हैं दो। तो बच्चों के अंदर प्री मोलार नहीं होते, प्री मोलार और मोलार एक ही चीज होती है, बच्चों के अंदर से मोलार होते हैं। तो दो एंसाइजर होते हैं, एक केनाइन होता है और दो मोलार होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चों में 20 टीथ होते हैं। अभी हम काउंट कर लेते हैं। जैसे ये अपर जॉ का था, ऊपर वाले जबड़े का था, तो 2:1:2 कैसा हो गया, 2 + 1 + 2, ये हो गए 5। तो राइट साइड में 5, लेफ्ट साइड में भी 5, तो ऊपर वाले जॉ में कितने हो गए, 10 हो गए। सिमिलरली नीचे वाले जॉ में भी 10 हो गए, तो हो गए 20 मिल्क टीथ। तो बच्चों में इस तरीके से 20 मिल्क टीथ होते हैं। अब हम एडल्ट्स का देख लेते हैं। जो एडल्ट्स हैं उनके में रेशो अलग होता है। तो अब सेम वही अपर जॉ की बात करते हैं, तो रेशो है 2:1:2:3। मतलब रेशो है, दो आपके होते हैं एंसाइजर, एक होता है केनाइन, दो प्रीमोलार होते हैं और तीन मोलार होते हैं। आप यहां देख सकते हैं, दो एंसाइजर, एक केनाइन, दो प्रीमोलार, तीन मोलार। ठीक है, अगर हम इसे अब काउंट करें, तो अपर जॉ के राइट साइड में देखें तो 3 + 2 5, 6 7 8, मतलब अपर जॉ में राइट साइड में 8, लेफ्ट साइड में भी 8, तो टोटल अपर जॉ में कितने हो गए, 16। सिमिलरली अगर लोअर जॉ का लें, 16 + 16 32। तो इस तरीके से एडल्ट्स के अंदर 32 टीथ होते हैं। ठीक है, तो बस आपको रेशो याद रखना है, बच्चों में होता है 2:1:2, और जो एडल्ट्स होते हैं उनके में होता है 2:1:2:3। तो अब हमारे पास एक इमेज है ह्यूमन जॉ की, मतलब अपर जॉ की इमेज है। मैं इसमें आपको दिखा देता हूं कहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। ठीक है, अगर हम ये जो इमेज है, ये सिर्फ अपर जॉ की है, ऊपर वाले जॉ की है। ठीक है, इसमें ये राइट साइड हो गई, यहाँ पे हो गई लेफ्ट साइड। ठीक है, पहले राइट साइड को देख लेते हैं कैसे ये 2:1:2:3 है। एडल्ट्स की, हम अभी एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ये वाला और ये वाला, ये दो हो गए आपके एंसाइजर, एंसाइजर थे, इनका काम होता है कट करना। फिर ये आता है केनाइन। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एंसाइजर, ये है आपका केनाइन, ये एक केनाइन राइट साइड में। फिर आते हैं आपके दो प्रीमोलार, तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं प्रीमोलार। फिर बाद में जाके आते हैं तीन मोलार, तो ये जो आप देख रहे हो ये है तीन मोलार। ठीक है, तो आप देख सकते हो, दो आपके हो गए एंसाइजर, एक केनाइन, दो प्रीमोलार और तीन मोलार। तो रेशो आ गया 2:1:2:3। सिमिलरली यहाँ लेफ्ट साइड में भी उतना ही है, दो हो गए आपके यहाँ पे एंसाइजर, एक केनाइन हो गया, दो प्रीमोलार हो गए और तीन मोलार हो गए। तो यहाँ पे भी वही रेशियो 2:1:2:3। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये जो अपर जॉ है उसमें आपके आ जाएंगे टोटल 16 टीथ। सिमिलरली लोअर जॉ में देखें तो आ जाएंगे, हो जाएंगे 32 टीथ। ठीक है, तो बट ये जो इमेज है ये एक अडल्ट जॉ की है जिसमें टोटल 32 टीथ है। बट बच्चों के अंदर क्या होगा, बच्चों में प्री मोलार नहीं होते, सिर्फ मोलार होते हैं। तो सेम वही चीज है, बच्चों में दो एंसाइजर होंगे, एक केनाइन होगा, एंड इसके बाद सिर्फ दो मोलार होंगे। ठीक है, तो यही रेशो आ जाएगा 2:1:2 का रेशो आ जाएगा, क्योंकि बच्चों में प्री मोलार जैसी चीज नहीं होती, सिर्फ मोलार होते हैं। तो 2:1:2, यहाँ पे भी 2:1:2,
तो अपर जॉ में 10 टीथ, नीचे वाली जॉ में भी 10 टीथ, तो टोटल हो गए 20 टीथ। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट कि कितने टाइप के टीथ होते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है और कहाँ पे वो लोकेटेड होते हैं। आइए अब हम ये देख लेते हैं कि रूट कैनाल क्या होता है और टूथ सेंसिटिविटी क्या होती है। पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर जब मैं डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो रूट कैनाल की डेफिनेशन है, इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड पल्प इज रिमूव एंड इनसाइड ऑफ द टूथ इज केयरफुली फिल्ड। तो ये होता है रूट कैनाल। सेंसिटिविटी का मतलब है टूथ सेंसिटिविटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेंटाइन हाइपर सेंसिटिविटी, पेन और डिस्कम्फर्ट इन द टीथ ड्यू टू इनटेक ऑफ हॉट और कोल्ड आइटम्स। ठीक है, ये होती है सेंसिटिविटी। तो इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। ठीक है, ये है हमारा टीथ का एक डायग्राम। तो पहले टीथ के डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बता देता हूं इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो टीथ के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो टीथ के। सबसे पहला है क्राउन। क्राउन का मतलब है वो पार्ट जो विजिबल होता है, उसको हम कहते हैं क्राउन। तो क्राउन यहां से लेके यहां तक होता है। फिर उसके बाद है नेक का पोर्शन आता है, एंड उसके बाद आता है रूट, मतलब जहां पे ब्लड वेसल्स होती हैं उसको हम कहते हैं रूट्स। ठीक है, तो 3 मेजर पार्ट होते हैं टीथ के। अब हम कौन कौन सी लेयर होती है टीथ पे वो देख लेते हैं। सबसे पहली लेयर होती है इनामल की। तो ये जो पहली लेयर आप देख रहे हो ये है इनामल, एंड इनामल हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इनामल। तो ये है इनामल की लेयर। इनामल से अगर हम नीचे जाएं, एक लेयर आती है डेंटाइन की लेयर। तो ये जो लेयर आप देख रहे हो ये डेंटाइन की लेयर है। तो ये बेसिकली बनी होती है कैल्शियम फाइबर्स के। ठीक है, तो डेंटाइन की लेयर। इसके जब हम नीचे जाते हैं यहां आती है पल्प। ये आप जो देख रहे हो ये है पल्प, एंड पल्प के अंदर आपकी होती है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ टूथ सेंसिटिविटी होती क्या है। टूथ सेंसिटिविटी या फिर डेंटाइन हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है कुछ भी ठंडा या गर्म खाने से अगर आपके दांतों में तेज झंझनाहट हो रही है तो उसको ही हम टूथ सेंसिटिविटी कहते हैं या फिर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये हो गए सेंसिटिविटी। अब रूट कैनाल क्या होता है। ठीक है, एट टूथ सेंसिटिविटी होती होती कैसे है और रूट कैनाल क्या होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक इनामल की लेयर है। तो जब भी हम कोई ज्यादा ठंडा या फिर ज्यादा गर्म चीज खाते हैं तो उससे क्या होता है, ये जो पहली लेयर है इनामल की वो हटने लग जाती है या फिर यहाँ पे कैविटीज बन जाती है या छेद हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब भी हम कुछ खाते हैं अगर यहाँ पे कैविटी आ जाती है वो यहाँ पे एंटर करने लग जाता है, मतलब इनामल की लेयर को क्रॉस करके वो डेंटाइन तक पहुंच जाता है। अगर डेंटाइन पे भी पहुंच गया, उस लेयर को भी अगर वो हटाने लग गया तो डायरेक्ट पल्प एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, मतलब कुछ भी अगर आप ठंड बेसिकली जो एनामल की लेयर है वो हट जाती है अगर आप बहुत ज्यादा गर्म या ठंडी चीज खाते हो। फिर उसके बाद कोई भी आप चीज खाते हो ठंडी या गर्म, वो एंटर करने लगती है पल्प की तरफ। तो जैसे ही वो पल्प को टच करेगी, मतलब ब्लड वेसल्स को टच करेगी, तो आपको एक तेज झंझनाहट होगी। इस तरीके से सेंसिटिविटी होती है। अब रूट कैनाल के अंदर क्या होता है। ठीक है, अब क्योंकि इतनी ज्यादा इरिटेशन हो रही है तो डॉक्टर या डेंटिस्ट क्या करते हैं, इस पल्प को ही बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब पल्प में ही आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो पल्प को ही निकाल लिया जाता है। तो सेंसिटिविटी आपको समझ आ गया, सिर्फ इतना है, ऊपर वाली लेयर का हट जाना एंड कैविटीज बन जाना एंड खाने का अंदर की तरफ आना और ब्लड वेसल्स को टच करना, जिससे बहुत इरिटेशन सी होती है। ठीक है, तेज झंझनाहट होती है, उसी को सेंसिटिविटी कहते हैं। रूट कैनाल के अंदर ये जो पल्प होती है इसको बाहर निकाल लिया जाता है एंड इसके अंदर एक पाउडर फिल कर दिया जाता है। पाउडर इज बेसिकली सेरेमिक पाउडर होता है, उसको फिल कर दिया जाता है। ठीक है, एंड अब फिर आप वो जो गैप्स होते हैं कैविटीज होती है उनको उस पाउडर से भर दिया जाता है। तो इसी को हम रूट कैनाल कहते हैं। तो आप कुछ भी खाओगे फिर इसमें सेंसिटिविटी ही नहीं होगी क्योंकि ब्लड वेसल्स ही नहीं है, यहाँ पल्प ही नहीं है, तो सेंसिटिविटी होगी ही नहीं। ठीक है, तो फिर आप कुछ भी खाओ आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे सेंसिटिविटी होती है, कैसे रूट कैनाल होता है, एंड ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम बाकी के जो
फर्दर टॉपिक्स हैं, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में बाकी टॉपिक आ रहे हैं, उसको हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।